स्वागत है बच्चों आपका विसर्ग संधि के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विसर्ग कैसे स और ओ में बदल जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसे देख लीजिए। और आज हम विसर्ग के बाकी बचे 2 मज़ेदार नियमों को डिकोड करेंगे, जहाँ विसर्ग का गायब हो जाना और हवा में उड़ना सीखेंगे। तो बच्चों अगली संधि हमारी ऋत्व संधि। बच्चों मैंने इस ऋत्व संधि को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है और एग्जाम्पल में आपको बारी बारी से समझाती रहूँगी। तो पहले शुरू करते हैं इसके फर्स्ट पार्ट को। बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट में कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ ना हो और उसके अलावा कोई भी स्वर हो, लेकिन विसर्ग के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो विसर्ग र में चेंज हो जाता है। अब र के बाद स्वर आने की वजह से वो कम्प्लीटली एक पूरा अक्षर बन जाता है, इसलिए जुड़कर उसे पूरा कर देता है। चलिए एग्जाम्पल से मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। देखिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है नी प्लस आशा। जैसे अभी आपको मैंने बताया कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। विसर्ग से पहले यहाँ पे स्वर कौन सा है आपका? ई, और विसर्ग इसके बाद लगा हुआ है। उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, स्वर है यहाँ पर आ, इस आ की वजह से ये विसर्ग आपका किस में चेंज हो जाएगा? र में। व्यंजन है इसलिए मैं पहले आधा लिख के दिखा रही हूँ आपको, ये र में चेंज हो जाएगा। इस आ यानी स्वर की वजह से ये विसर्ग आपका र में चेंज हो गया। लेकिन एक नियम और है कि विसर्ग से पहले ना तो अ होना चाहिए और ना ही आ होना चाहिए, और विसर्ग से पहले यहाँ पे क्या है? ई। इस वजह से ये विसर्ग हमारा चेंज हो गया र में। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। नी, विसर्ग हमारा र में चेंज हो गया और ये आपका कंप्लीटली वर्ड ये आ गया आशा। ठीक है, र के बाद स्वर है इसलिए इसकी मात्रा लगा देंगे हम, और ये हमारा वर्ड बन जाता है निराशा। है ना सिंपल? कोई आपको बस इतना है कि नियम आपको याद रखना है और कुछ नहीं है, बाकी सारा आपका सही है। चलिए एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे अगला एग्जाम्पल है दुह उपयोगा। ठीक है, विसर्ग से पहले हमारा अ आ कोई स्वर नहीं है, ऊ स्वर है। इस ऊ स्वर और उसके बाद विसर्ग और कोई अन्य कोई भी स्वर आ जाए, चाहे अ ही आ जाए, तो भी हमारे विसर्ग किस में हो जाएगा? र में चेंज हो जाएगा। ये दू वैसे ही रहेगा और विसर्ग हमारा किस में चेंज हो गया? र में। और ये अगला वर्ड हमारा कंप्लीटली यही रहेगा, उपयोग। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद है आपका स्वर है, उसकी मात्रा आप लगा दीजिए। छोटा ऊ है तो ऊ की ध्यान रखा करें कि र पे ऐसे मात्रा लगती है। ठीक है, बाकी वर्ड हमारा ये कंप्लीटली हो गया। दुरुपयोगम भी कह सकते हैं, दुरुपयोगा भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपका मैंने वर्ड बना दिया, ये बन गया आपका ये संधि विच्छेद, इससे बन गया आपका संधि। किस तरीके से बना? इस विसर्ग संधि के इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये विसर्ग र में चेंज हो गया और ये बन गया हमारा दुरुपयोगा। चलिए अब करते हैं अगली संधि को। चलिए इसके सेकंड देखते हैं। विसर्ग से पहले अ और आ ना होकर लेकिन विसर्ग के बाद कोई भी वर्ग हो, उसका तीसरा या चौथा या पांचवा व्यंजन होना ज़रूरी है, तो विसर्ग र यानी आधे र के रूप में चेंज हो जाता है और अगले वाले अक्षर के ऊपर लग जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। देखिए अब इस संधि का भी देख लेते हैं। नी धना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि विसर्ग के बाद आपका कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, और विसर्ग की बात भी वही है कि विसर्ग से पहले अ आ नहीं होना चाहिए, कोई और ही स्वर हो, तो भी विसर्ग का क्या हो जाता है? र चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि अ आ नहीं है, अन्य स्वर है, ई है, और उसके बाद विसर्ग के बाद ध, ये आपका चौथा वर्ण आ रहा है त वर्ग का, तो ये विसर्ग हमारा किस में चेंज हो गया? र में चेंज हो गया। तो ये हमारा बन जाता है नी, और ये विसर्ग हमारे बन गई र, और ये ध न। ठीक है, र है तो ये ऊपर चढ़ जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई स्वर नहीं है, वरना ये कंप्लीटली बन जाता। अगला व्यंजन होने की वजह से ये क्या बन जाता है? ध करके इसके ऊपर हम लिख देंगे निर्धना। वर्ड बन गया हमारा। ये हमारी संधि विच्छेद और ये हमारी संधि। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए देखिए अगला एग्जाम्पल है दुर्गंधम। ठीक है, विसर्ग से पहले अ आ नहीं है, ऊ स्वर है, और उसके बाद क वर्ग का तीसरा वर्ण है ग, तो इस वजह से विसर्ग हमारा र में चेंज हो जाता है, दुर्गंधम। और इसके बाद ये स्वर नहीं है तो इसलिए ये हमारा इसके ऊपर चढ़ जाएगा।
दुर्गंधम। ठीक है, चलिए अब अगला इसका एक और पार्ट भी देखते हैं। चलिए इस संधि के तीसरे और अंतिम भाग को भी देखिए कि विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, र, ल, व या ह आ जाए तो भी विसर्ग जो है र में चेंज हो जाता है और इन पांचों में से किसी भी अक्षर से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि विसर्ग से पहले अ या आ नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। चलिए अभी इस पार्ट का भी एग्जाम्पल समझते हैं कि विसर्ग से पहले जो है अ आ ना होकर इसके बाद य, र, व या ल या ह इनमें से कुछ भी आ जाए तो भी विसर्ग का क्या है, र बन जाता है। तो बस वही चीज़ है इसमें भी। मैंने बस आपको ये ऋतु संधि 3 पार्ट्स में अलग अलग तरीके से और एग्जाम्पल के साथ समझाया है ताकि आप कोई कंफ्यूज मत हो जाए। चलिए अगला देखिए आप इसका कि र के बाद कोई स्वर नहीं है तो ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा और ये हमारा बन गया निर्वाद्यम, बन गया। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए दुर्वासनम, ये संधि है, संधि विच्छेद पे लाना है। सिंपल सा आपको दिख रहा है कि जिस पे र चढ़ा हुआ है यानी कि व, और मैंने आपको अभी बताया ही था कि बस आपको इतना ध्यान रखना है कि य, र, व, ल और ह, यदि ऐसा कोई अक्षर आपको दिखता है और उस पर र चढ़ा हुआ है और उससे पहले आप ये ज़रूर देखिए कैसे वर्ण विच्छेद हम करते हैं, तो उसमें ये देखिएगा कि अ और आ ना हो, कोई अन्य स्वर हो, तो बस आपको इतना करना है कि इस र की जगह आपको विसर्ग लगा देनी है और जो यहाँ पे र हट गया है तो वो तो पहले आप पूरा वर्ड लिख लीजिए। जिस पे र था उस र को हटा के हमने विसर्ग कर दिया। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इतना आपको देखना है कि विसर्ग जो है आपका कैसे लगेगा कि विसर्ग का अगर र कहीं पे भी बना हुआ मिले यानी कि संधि अगर आपको ऐसे मिले कि जहाँ पर य, व, र, ल या ह अगर आपको मिलता है और उसके ऊपर र चढ़ा हुआ है और उससे पहले वाले अक्षर पे अ या आ स्वर नहीं है यानी कि व से पहले आप एक देख लीजिएगा कि स्वर अ और आ ना हो, तो आपको बस इतना करना है कि जिससे पहले जिसके ऊपर ये र चढ़ा हुआ है उसको तो विसर्ग बना दीजिए और वो कंप्लीटली वर्ड यहाँ लिख लीजिए। बस बाकी जो बचा वो आप वैसे उतर जाएगा, बन गया आपका धुवासनम। हो गया ना इजी? कुछ नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप करके चलना है। चलिए अब यहाँ पे हम करते हैं अगली संधि, लोप संधि। चलिए अब आखिरी संधि को भी हम समझ लेते हैं, लोप संधि। इस लोप संधि को भी बच्चों मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, तो पहले भाग को हम इसको समझते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट कहता है कि जब आ की मात्रा के बाद विसर्ग आ जाए और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए, चाहे अ ही क्यों ना हो, तो विसर्ग क्या होता है, पूरी तरह से लोप हो जाता है अर्थात गायब हो जाता है। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों अब इस एक पार्ट को भी हम जरा इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे मैंने आपको भी पिछली संधि में बताया था कि अ और आ नहीं होना चाहिए विसर्ग से पहले, लेकिन इस लोप संधि में अ और आ दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहले हम समझते हैं आ वाले को। विसर्ग से पहले यदि आ हुआ और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हुआ, चाहे अ ही क्यों ना हो या कोई आ भी क्यों ना हो, कोई भी स्वर हुआ तो ये विसर्ग क्या हो जाता है, लोप हो जाता है अर्थात ये गायब हो जाता है। तो करना कुछ नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही उतर जाएगा, बाला अत्र। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये बहुत ऐसे ही आपका ये उतर जाएगा। एक और एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए वृद्धा इच्छन्ति, वृद्धा इच्छन्ति, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर है या अन्य स्वर है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया वृद्धा इच्छन्ति। ये वैसे ही लिखना है, ये बहुत सिंपल सी होती है ये लोप संधि, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन इसमें भी मैं आपको बच्चों जो है 3 पार्ट्स में आपको समझाऊंगी, 3 या 4 ही पार्ट में आपको समझाऊंगी, एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है उसको भी समझना ज़रूरी है। चलिए अब करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। अब समझिए इसके दूसरे पार्ट को कि आ के बाद विसर्ग तो हो लेकिन अब उसी तरह से आपके वर्गों के या तो तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण होना चाहिए या फिर य, र, ल, व, ह, यदि इनसे भी कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। बस बशर्ते ये आपको ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले आ होना चाहिए। एग्जाम्पल क्लियर करते हैं। जैसे कि बच्चों इसमें मैंने आपको बताया था कि आ और विसर्ग फिर उसके बाद
तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण होना चाहिए। और ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण कौन सा है, जैसे मैंने भी आपको परिभाषा में समझाया है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद तीसरा वर्ण है क वर्ग का, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका ता गच्छन्ति। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको बस इतना ध्यान देना है कि विसर्ग से पहले यदि अ या आ या ऐसा कुछ होता है तो विसर्ग गायब हो जाएगा। और यदि विसर्ग के पहले अ और आ नहीं है और विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर य र ल व हो या फिर कोई भी स्वर हो तो क्या होता है, उस विसर्ग का र बन जाता है, यदि विसर्ग से पहले अ या आ ना हो तो। और लेकिन यदि आ या अ हुआ तो वो क्या हो जाएगा, विसर्ग र नहीं बनेगा, गायब हो जाएगा। चलिए एक और से एग्जाम्पल मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगला एग्जाम्पल है देवा हसंती। ठीक है, विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद क्या है, य र ल व ह। ठीक है, इस ह को हमने कैसे किया कि देवा हसंती, विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बन जाएगा हमारा देवा हसंती। है ना, इजी है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। बस आपको ये देखना है बच्चों कि यदि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ जाए या य र ल व आ जाए तो हमारा कैसे ये बन जाता है, देवा हसंती, मतलब विसर्ग हट जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है विसर्ग गायब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसके तीसरे पार्ट को। बच्चों, विसर्ग से पहले यदि अ स्वर हुआ और विसर्ग के बाद अ ना होकर कोई भी अन्य स्वर होता है तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि इससे पहले हमने विसर्ग से पहले आ वाले एग्जाम्पल को देखा, अब हम देखते हैं विसर्ग से पहले यदि अ हो लेकिन विसर्ग के बाद अ नहीं हो। चलिए यहाँ पे भी देखते हैं, अतः एव। ठीक है, विसर्ग से पहले अ। अब आ के एग्जाम्पल मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब हम समझ रहे हैं अ वाले कि यदि विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद अ नहीं होकर कोई और स्वर हो तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, अर्थात वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अन्य स्वर क्या है विसर्ग के बाद, ए है, लेकिन विसर्ग से पहले त में छुपा हुआ अ है, इसलिए क्या है, विसर्ग हमारा गायब हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल आपको क्लियर करती हूँ। देखिए अगला एग्जाम्पल है सूर्य उदेति। ठीक है, विसर्ग से पहले य में र नहीं है, वो व्यंजन है, य में अ छुपा हुआ है, अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विसर्ग के बाद है अ नहीं है, कोई अन्य स्वर है उ, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, हमारा गायब हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा सूर्य उदेति। ठीक है, क्लियर हुआ हमारा कि कैसे बनेगा कि विसर्ग से पहले यदि अ हो लेकिन विसर्ग के बाद अ ना होकर कोई अन्य स्वर हो, कोई भी, मतलब क्योंकि भाई अ भी तो स्वर ही है लेकिन अ स्वर ना हो, क्योंकि अगर विसर्ग से पहले भी अ हुआ विसर्ग के बाद भी अ हुआ तो वो तो उत्व संधि बन जाएगी, आप मेरे पार्ट स्वर में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो तो उत्व संधि का एग्जाम्पल हो जाएगा जिसमें वो अवग्रह का रूप ले लेता है, लेकिन यहाँ पे तो हमें लोप करना है, तो लोप करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि विसर्ग के बाद जो है अ ना होकर कोई भी स्वर होता है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस संधि का भी आखिरी पार्ट देखते हैं। बच्चों, यदि स या एषा, जिसका अर्थ आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, यदि इन शब्दों के बाद अ को छोड़कर कोई भी व्यंजन या स्वर आ जाए तो भी विसर्ग का लोप अनिवार्य रूप से हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल है सह गच्छति। ठीक है, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि व्यंजन के चाहे व्यंजन ही क्यों ना आ जाए, तो अब हम व्यंजन वाला देखते हैं कि विसर्ग से पहले अ है लेकिन विसर्ग के बाद यदि, स्वर वाला तो हम आपको दिखा ही चुके हैं, लेकिन यदि एक व्यंजन आ जाए तो क्या होगा, तो सिर्फ दो ही वर्ड आपके ऐसे हैं कि स और एषा। तो स का एग्जाम्पल ऐसे मान लीजिए कि स गच्छति, यहाँ पे विसर्ग के बाद व्यंजन है तो विसर्ग क्या हो जाएगा, हमारा गायब हो जाएगा, ये सीधा सा बन जाएगा स गच्छति। जरूरी नहीं है कि स के बाद गच्छति आए, कोई भी आए जो व्यंजन से स्टार्ट हो तो भी क्या हमारे स के बाद विसर्ग नहीं लगता है, वो गायब हो जाता है। बस इसी तरह से एषा का भी एक एग्जाम्पल देखिए आप। इसका एग्जाम्पल है एषा पठति। ठीक है, विसर्ग के बाद व्यंजन आ रहा है तो विसर्ग हमारा क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, एषा पठति।
देखो बच्चों, आपके ये देखिए कि स और एशा दोनों ही, उससे पहले अ है, लेकिन विसर्ग के बाद आपका व्यंजन भी अगर आ जाए, जैसे मैंने आपको इससे पहले एग्जाम्पल समझा चुकी हूँ कि विसर्ग के बाद यदि स्वर आए लेकिन अ नहीं आए तो भी आपका विसर्ग गायब हो जाएगा। लेकिन यदि व्यंजन आ जाए तो क्या होगा? तो सिर्फ दो ही ऐसे वर्ड हैं, स और एशा, जिनमें अगर उनके बाद, विसर्ग के बाद व्यंजन से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो ही उनके विसर्ग गायब होंगे। इसके अलावा और कोई भी ऐसे वर्ड के बाद अगर विसर्ग के बाद व्यंजन आता है तो वो नहीं होगा। ठीक है, ऐसी बात आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। लो बच्चों, चुटकियों में हमारी पूरी विसर्ग संधि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही खत्म हो गई। अब आपको कभी भी विसर्ग संधि से डर नहीं लगेगा। लेकिन जाने से पहले बारी है आज के यानी पार्ट 2 के फाइनल होमवर्क की। स्क्रीन पर दिख रहे इन दोनों सवालों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देने हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चूँकि अभी तक बहुत से बच्चों ने पार्ट 1 के होमवर्क का जवाब नहीं दिया है, इसलिए उनके लिए एक बड़ा सरप्राइज़। जो भी बच्चा पार्ट 1 और पार्ट 2 इन दोनों के वीडियोस के कमेंट बॉक्स में सबसे पहले और सही जवाब देगा, उन टॉप संस्कृत सुपरस्टार के नाम अगली व्याकरण वाली वीडियो में लिया जाएगा। तो देर किस बात की? अगर आपने पार्ट 1 का होमवर्क नहीं किया तो उसे भी पूरा कर लीजिए और इस पार्ट 2 के जवाब में भी अभी कमेंट कीजिए। विसर्ग संधि की पूरी प्लेलिस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं संस्कृत के एक और नए जादुई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और पढ़ते रहिए।